आरएस 2016 में तहसीलदार आरटीएस राजस्थान तहसीलदार सेवा पद पर चयनित विवेक जी चौधरी का कक्षा में हार्दिक स्वागत है। इस बात को मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो हमारे इंटरनल फोर्स को हमारे ऑब्जेक्टिव की तरफ धकेलने का काम करती है उसे प्रेरणा कहते हैं। और प्रेरणा जीवन में हर समय चाहिए, हर स्टेज पे चाहिए। कभी कभी छोटी सी एक बात हमारी जिंदगी बदल देती है। मैंने कई ऐसे अधिकारियों के बारे में सुना है या शायद अधिकारियों को देखा है या अधिकारियों को कुछ को बनाते समय भी जीवन में महसूस किया है कि वो जब भी अपनी कोई बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि शायद किसी एक बात से मुझे फील हुआ कि मुझे अधिकारी बनना है। तो बात कब कहां से डेवलप हो जाए इसकी कोई मतलब कहीं से भी ये बात डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि आप भी यहां पहुंचे उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, हर जिंदगी अपने आप में छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। इस कक्षा में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने आप में एक मनुष्य है और मनुष्य की जो सोच है उस सोच को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फोर्स मिलता है। तो अभी आप यहां पहुंचे हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन आपको जहां जाना है वो सबसे बड़ी जीत है। इस पूरे फासले के बीच में कुछ बातें ऐसी हमेशा होती है जो हमें हमेशा मोटिवेट करती है। शायद ऐसे लोग जो सेलेक्ट होते हुए हमारे सामने खड़े होते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि इनकी तरह हम भी बन सकते हैं। तो मैं जितना व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक विद्यार्थी ही नहीं, जीवन में एक छोटे भाई के समान है। जब भी कभी आवश्यकता बनी है विवेक से तो इन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। कई बार एकेडमी का स्टूडेंट होने के नाते एक वॉलंटियर के रूप में हमेशा ये कहा है सर आप ऐसे करिए ऐसे करिए। मुझे आज भी इनकी एक एडवाइस हमेशा रहती है कि सर इतना अच्छा कंटेंट होने के बाद भी हमारी ब्रांडिंग नहीं है, हम एडवर्टाइजिंग कम करते हैं, हम ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करते हैं। आप सारे टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हो, क्यों ना आप दुनिया के सामने आओ। तो शायद इस चीज को लेकर हम थोड़े फीके रह जाते हैं क्योंकि पूरे दिन की प्रक्रिया हमारी कक्षाओं में ही बीत जाती है। सोचते हैं बच्चों को जो कक्षा में दे दें वही बहुत बड़ी चीज है। उसके बावजूद भी बहुत सारी बातें ऐसी है जो मैं चाहता हूं विवेक जी से आपकी वार्तालाप हो, बच्चों को वो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसी बातें कहें जो शायद हो सकता है आपकी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल दे। तो मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सारथी एकेडमी में और मुझे बहुत गर्व है कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो है अभी कहीं ना कहीं जहां भी पोस्टेड है वहां भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पिछली बार जब गंगानगर गया था तो ये अपनी उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे। ये पूरी ईमानदारी से वहां पे मेहनत कर रहे हैं और वहां भी यदि इनके आसपास के परिवेश में कोई भी बच्चा यदि आईएएस आरएएस की तैयारी के प्रति सीरियस है तो मोटिवेशन में कहीं कमी नहीं है, अपनी मतलब ऊर्जा पूरी डाल देते हैं। उदयपुर का भी एक अच्छा खासा इनका सर्कल है जो जानता है कि कोई भी बच्चा यदि उदयपुर में भी तैयारी करने आता है तो ये उनको भी मोटिवेट करते हैं। ये अपने जीवन की एक नौकरी की प्रक्रिया के दौरान उदयपुर रहे थे और तब सारथी के संपर्क में आए थे और फिर इनको जो 2016 में जॉब मिला है वो भी एक बहुत बढ़िया नौकरी है। अगला इनका प्रमोशन एसडीएम के रूप में होगा तो ये खुद आरएएस अधिकारी बनेंगे। तो इनके पास अभी आरटीएस की पोस्ट है। बाकी ये आपसे बातें करेंगे, आपकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आदरणीय भाटी सर और प्यारे दोस्तों, मैं सर की बात से ही शुरू करना चाहूँगा। सर ने जो कहा था ना कि आपको किसी एक बात से मोटिवेशन मिलता है, तो मैं मेरी लाइफ जर्नी आपको बताता हूँ। जब मैं 10वीं क्लास में था तो जो अपने कैरियर डे मनाते हैं ना विवेकानंद जयंती पर, उस टाइम कैरियर डे मना रहे थे और हमारे पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। उन्होंने ऐसे आरएएस के बारे में, आईएएस के बारे में, उसके प्रीलिम्स क्या होता है, एग्ज़ाम मेंस कैसे होता है, इंटरव्यू क्या होता है, वो सारी प्रोसेस को उन्होंने बताया। उस दिन ही मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मुझे भी आरएएस बनना है। उस दिन डिसाइड कर लिया। और जब 10वीं पास करते हैं घर वाले पूछते हैं कि अब तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेना है। मेरे 73% थे और 2007 में उस टाइम ये क्रेज था कि 60% वाले बच्चे भी साइंस लेते थे। तो पापा ने पूछा अभी आगे क्या करने का इरादा है, तो मैंने कहा अभी मेरे को आर्ट्स लेनी है। क्या आर्ट्स क्यों लेनी है? मैंने कहा अभी आरएएस बनना है। क्या आरएएस में क्या होता है? तो मैंने कहा ऐसे 2 पेपर होते हैं, पहले एक जीके का होता था, एक सब्जेक्ट का होता था, और ऐसे मेंस में पेपर होते हैं, ऐसे इंटरव्यू होता है। तो उनका लगा भी इसके पास तो पूरी प्लानिंग है फ्यूचर की, भी ये क्या करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा चल तू आर्ट्स ले ले।
फिर 11वीं 12वीं जब मैंने की तो हमारे जो सर थे पॉलिटिकल साइंस वाले, हिस्ट्री वाले, वो क्या है आरएस का एग्जाम देने जाते थे। तो जब वो दे के आते तो उनसे वो पेपर होते थे ना प्री और मेंस की, वो मैं ले लेता था और मैं देखता कि इसमें क्या क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन है। तो उस टाइम हिस्ट्री के प्रति मेरा बहुत लगाव था। तो मैंने देखा जब मैं 11वीं में था तो जो ऑप्शनल हिस्ट्री का था ना, तो जो सिर्फ मैंने 11वीं की किताब पढ़ी थी और 100 में से मुझे 40 क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे उस दिन से आया कि यार कर सकते हैं अपने 11वीं की बुक से। फिर 12वीं में हुआ, फिर एक पेपर और हुआ। उस टाइम मैंने देखा कि उसमें से भी 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11वीं 12वीं दोनों में मिला के 70-80 क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे लगा कर सकते हैं और मेरा 11वीं से लगातार फोकस रहा कि मुझे ये करना है। फिर 12वीं कर ली, फिर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने जयपुर गया। तो जनरली क्या होता है अपने ग्रेजुएशन के दौरान सीरीज पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं। मैंने उस दौरान बुक्स पढ़ी और कंटिन्यू एक ही अप्रोच रही आरएएस की। फिर जब हमारा ये अक्टूबर 2017 में सिलेक्शन हुआ और ज्वाइनिंग हुई जुलाई 19 में, इसी बीच मेरा फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया हुआ था, उसकी मेरी ज्वाइनिंग आ गई। चलो मैंने सोचा कि जब तक अपने को पोस्टिंग नहीं मिलती तब तक ये अपने इसको ज्वाइन करके देखते हैं, अभी कुछ नया सीखते हैं। तो उदयपुर मिली, तब मेरा था कि मैं आगे तैयारी करूं। तब मैं भाटी सर के संपर्क में आया, यहाँ मेंस की तैयारी की और इनके गाइडेंस में आगे तैयारी भी। वो चीज़ तो अपने पास होती है, एक मन का स्वाभाविक है कि आज मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास कार आ जाए, तो जिस दिन कार आ जाएगी ना उस दिन उस कार का तो क्रेज खत्म हो जाएगा। फिर मैं सोचूंगा यार अब तो कोई ऑडी कार आ जाए। ऐसे ही एक मन का स्वभाव होता है कि जिस कोचिंग में पढ़ते हैं ना अपने को लगता है यार सारथी तो ये है, पता नहीं जयपुर में क्या हो रहा है। तो आपको मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि सारथी जैसा जो कंटेंट है ना वो राजस्थान में कोई नहीं दे रहा, बेस्ट कंटेंट दे रहा है। दूसरी लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो आप राजस्थान की सबसे बेस्ट कोचिंग में पढ़ रहे हो, इसके बारे में आप निश्चित हो जाइए। और अब एक आपसे महत्वपूर्ण बात करते हैं, आप में से किस किस को विश्वास है कि इस बार वो जो एग्जाम आरएएस का होने जा रहा है उसको वो या तो टॉप करने जा रहे हैं या टॉप 10 में आने जा रहे हैं? किस किस को ऐसा भरोसा है कि या तो वो टॉप 10 में आएंगे या वो रैंक फर्स्ट लाएंगे? वो हाथ हैंड रेज कीजिए कि उसको लगता है कि मैं टॉप रैंक फर्स्ट लाऊंगा या मैं टॉप 10 में आऊंगा। शर्माइए मत, ऐसे नीचे नीचे मत कीजिए, पूरा हैंड रेज कीजिए या खड़े हो जाइए या हैंड रेज कीजिए। 4-5 बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। अब जो सबसे बड़ा बैरियर है ना वो ये बैरियर है कि जब तक आपको खुद को भरोसा नहीं है ना कि हम ये इस एग्जाम को या तो फर्स्ट रैंक लाएंगे या टॉप 10 में आएंगे, तो जब तक खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा दुनिया की कोई ताकत, चाहे आप कितना ही अच्छा कुछ कर लो, कितनी अच्छी कोचिंग में पढ़ लो, कितनी अच्छी कंटेंट ले लो, आपका बनना बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहला है कि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब मैंने तैयारी शुरू की तो मुझे यह था कि मैं बनूंगा किसी भी कंडीशन में और 100% दूंगा। तो आपको जो पहला, आप बीच बीच में चाहो तो चीजों को नोट कर सकते हैं। होता क्या है कि बहुत सारी चीजें मंच से बताई जाती है और वो भूल जाते हैं, तो वो बाद में घंटे 2 घंटे में वो मोटिवेशन साफ। तो मेरी एक आदत थी, अच्छी आदत, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैं नोट कर लेता था कि आज भाटी सर ने ये पॉइंट बताए तो इनको मैं अमल करूं। तो आप चीजों को लगे वो नोट भी कर सकते हैं। तो कुछ 4-5 पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद में विश्वास करो कि हम ये बनने जा रहे हैं। मैं अभी जो ये आरएएस 2023 है इसको मैं टॉप करने जा रहा हूं या टॉप 10 में आने जा रहा हूं, ये खुद में भरोसा लाओ। ये जब तक ये भरोसा नहीं आएगा तब तक चीजें नहीं होगी। इसको थोड़ा सा इलोबरेट करूं तो अपने जो दिमाग का हिस्सा है ना उसका 10% हिस्सा है कॉन्शियस माइंड और 90% हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। जब कॉन्शियस माइंड से चीजें कर रहे होते हैं ना कि चल ये मुकेश भी तैयारी करने जा रहा है और मैं भी इसके साथ तैयारी कर लेता हूं, ये भी आरएएस कर रहा है, आजकल तो आरएएस का ट्रेंड चल रहा है तो इसके साथ मैं भी तैयारी करता हूं, और तब आपका एफर्ट होता है कॉन्शियस माइंड से, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी ना कि आपको उठते बैठते सोते सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे कि मेरे को आरएएस बनना है, आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर हो, आपका दोस्त कहे कि चलो मूवी देखने चलते हैं, तब आप कहो कि नहीं, जब तक ये आरएएस का मैं एग्जाम फाइट कर लूंगा मैं मूवी नहीं देख सकता। जब तक मेरे रिश्तेदार के घर में आपके घर वाले कहें, पापा कहें कि अब तेरे मौसी के भाई की शादी है, तो आप
उस टाइम ये हो कि मैं शादी में नहीं जा सकता, ये अभी मेरा एक सिंगल गोल है। वो अर्जुन का जो था ना कि मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, तब लक्ष्य अचीव होता है, क्योंकि आप राजस्थान के जो टॉप 1 लाख बच्चे हैं ना उनसे फाइट करने जा रहे हो। और जब आप ये सोच रहे हो नहीं 10 चीजें कर लें कि मैं घूम भी लूं, मैं मूवी भी देख लूं, और मैं ये बुक भी पढ़ लूं, मैं कहानियां भी पढ़ लूं, मैं डेट भी कर लूं, तो मतलब पॉसिबल नहीं है। सारी एनर्जी आपकी पिन पॉइंट होगी कि आरएस के अलावा दिखना बंद हो जाए। जब रात को सपने भी आए ना तो ऐसे हो कि आप सपने में भी पढ़ रहे हो, क्लास में बैठे हो, तब जाके चीजें मैनिफेस्ट होगी, आपको सफलता मिलेगी। तो पहला पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ, और ये चीज आपके सबकॉन्शियस में चली जाए। सबकॉन्शियस पे मैं नेक्स्ट टाइम एक पूरा लेक्चर लूंगा, पूरा बताऊंगा कि सबकॉन्शियस में चीजें कैसे जाती है। सबसे मेन तो होता है रिपीटिशन, जो चीज रिपीट करते हो नहीं कि मैं इस बार ये बनने जा रहा हूं। दूसरा, सारे दिन जो चीजें फील करते हो ना कि ये चीज मेरी लाइफ में होगी, जो रिपीट रिपीट बार बार, वो चीज सबकॉन्शियस में चली जाती है। सबकॉन्शियस क्या है? इमेजेस की भाषा समझता है। अभी आपके लिए बहुत कारगर होगा, तो इसी पे मैं थोड़ा सा और बोलूंगा। सबकॉन्शियस जब रात को सोते हैं ना उस टाइम ओपन होता है। तो मैं एक ट्रिक करता था, वो शायद आप सब लोगों के बहुत काम आए। उस टाइम मैं क्या करता था कि रात को सोते टाइम विजुअलाइज करता था कि मैं ऐसे लाल बत्ती की गाड़ी में बैठा हूं और फील्ड में जा रहा हूं, लोगों के काम कर रहा हूं। ये विजुअलाइज करते करते, वीडियो चलाते चलाते मैं सोता था, और वो मेरे रात को सबकॉन्शियस में चली जाती थी। तो नेक्स्ट डे से मुझे ऐसे मोटिवेशन लाना नहीं पड़ता था कि अब आरएस के लिए पढ़ना है, वो अंदर से ही 90% में चली गई ना, तो सेल्फ मोटिवेशन आता था कि पढ़ना ही है। अब और कोई चीज दिखती नहीं थी। भाटी सर जानते हैं कि जब हम पढ़ते थे तो कितने डेडिकेटेड थे, और लाइब्रेरी और उसके अलावा डिस्कशन, फालतू कोई बात नहीं होती थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा चीज ये है कि तैयारी के दौरान है ना स्मार्ट स्टडी बहुत मायने रखती है। एक जनरल अप्रोच क्या है, अब आपने तैयारी शुरू की तो आप क्या करोगे, प्रीलिम्स का सिलेबस देखोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, और प्रीलिम्स तक प्रीलिम्स पढ़ोगे, फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा या तब मेंस शुरू करोगे। तब आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, और 3 महीने के अंदर आपको 4 मेंस के पेपर हैं, 16-17 सब्जेक्ट हैं। तो ये एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो उस बार क्या होगा कि आप सोचोगे यार चलो अगली बार है ना शुरू से मैं मेंस करूंगा। वो आपने मिस्टेक की, उससे सीख ली। तो अभी मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते, आपका दोस्त होने के नाते बताने जा रहा हूं कि इस गलती को अपने सुधारना है। मेंस पहले पढ़ो, और जो बहुत विद्वान और जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो तो कहते हैं इंटरव्यू पहले हो। इंटरव्यू का मतलब आपकी पर्सनैलिटी आरएस जैसी हो। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो एक डेडिकेशन हो, एक कमिटमेंट हो, और आपकी क्या है मॉर्निंग हैबिट है ना, सब चीजें एक रूटीन में हो। अभी मेरी मॉर्निंग हैबिट क्या है, मैं 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, 9:30 ऑफिस जाऊंगा। तो ये मेरी आरएस बनने के बाद जो होने जा रही है वो डेवलप होगी। फिर 9 से 6 तक, 9:30 से 6 तक ऑफिस, फिर शाम को आके या तो खेलने जाना या वॉक पे, या शाम को पढ़ना। तो जो आरएस बनने के बाद जो लाइफ होने जा रही है ना, वो रूटीन आपका अभी से हो कि सुबह आप जल्दी उठे, योगा प्राणायाम किया, और उसके बाद आप 8, 9, 10 घंटे पढ़ रहे हो, शाम को खेल रहे हो। वो ऑर्गेनाइज एक वो स्ट्रक्चर है ना, वो आना चाहिए। नहीं तो ऐसे होता है ना कि आज मन ने पढ़ लिया, आज मन ने ये घूमने चले गए, उससे सिलेक्शन नहीं होता। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू का मतलब आपकी पर्सनैलिटी उस तरह से आ जाए, आप में एक डेडिकेशन आ जाए। सेकंड स्टेप होता है मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, उसकी एक स्ट्रेटजी है पूरी। होता क्या है, अपने पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती करते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते। ये चीज लिख लीजिए कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, मेरा ये मानना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 50% रोल पढ़ने का है और 50% रोल अच्छा लिखने का है। क्योंकि जो एग्जामिनर होगा ना, उसके पास आपकी कॉपी जाएगी, वो देखेगा कि आपको नॉलेज कितना है ये उसको पता नहीं है, लेकिन उस कॉपी पे आपने कितना रिप्रेजेंट किया है, और वो चीज आएगी प्रैक्टिस से, कितनी आप प्रैक्टिस करते जाते हो। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए, चाहे 1 पेज ही लिखिए। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चंस को आप है ना, वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा ना, तो भी आपके पास इतना कंटेंट, इतनी स्किल आ जाएगी कि आपको अगर 2 पॉइंट भी पता होंगे ना, तो भी आप 100 वर्ड्स का क्वेश्चन लिख देंगे। तो आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके जो 4 पेपर है ना, उसमें भी स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है कि जो 2nd और 4th पेपर है वो क्या है, कम टाइमिंग वाले हैं लेकिन हाई स्कोरिंग है। 2nd पेपर में क्या है, साइंस है, एथिक्स है, ज्योग्राफी।
तीनों का साइंस का थोड़ा सा ज्यादा है, ज्योग्राफी का बहुत छोटा सिलेबस है, एथिक्स का बहुत छोटा सिलेबस है, और साइंस का भी जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल की तरह बड़ा सिलेबस नहीं है। तो उसको अगर आप करोगे ना तो महीने भर के अंदर तैयार कर सकते हो। इसके अलावा फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर में ग्रामर आपको महीने 1.5 महीने लेगी। इसके अलावा बाकी ग्रामर के अलावा जो पोर्शन है ना 130 नंबर का है, 50 की हिंदी की ग्रामर है और 20 की अंग्रेजी की। 130 नंबर का पोर्शन है, उसके लिए अभी से आपको क्या है लिखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, सब चीजें। होता क्या है, मिस्टेक क्या होती है कि लास्ट में जाके है ना 5-7 दिन तैयारी करते हैं, उसमें परफेक्शन नहीं आता। अभी से आपको एसे के लिए तैयार होना पड़ेगा, अभी से आपको लेटर राइटिंग सीखनी पड़ेगी कि रोजाना आधा घंटा 1 घंटा उसको डिवोट कर रहे हो, तब जाके आपके उसमें 150 नंबर तक आ सकते हैं। इस बार जो एक थी आरएस, उनके 148 नंबर आए हैं। अगर उनके 148 आ सकते हैं तो आपके भी आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, डे फर्स्ट से ही उस पेपर की वैल्यू को समझा कि मेरे को ये ग्रामर में तो पूरे में से पूरे लाने ही है, लेकिन इतनी अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस की कि उसमें से उनको पूरे में से पूरे नंबर आए लगभग। तो ये 2 पेपर क्या है अपने मिस करते हैं। सारा टाइम किस में जाता है, हिस्ट्री पढ़ने में जाता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में जाता है, इकोनॉमिक्स, ये 2-3 पेपर ही अपना, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं तो इनमें टाइम चला जाता है। तो इनको है ना मैनेज करना है कि सेकंड और फोर्थ पे मेंस पे ज्यादा फोकस, और जब प्रीलिम्स पढ़ते हैं ना तो अगर उस टाइम थोड़ा सा फोकस करोगे तो वो पेपर प्रीलिम्स के साथ ही तैयार कर सकते हो, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के और इकोनॉमिक्स के। और एक शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो, मेंस के शॉर्ट नोट्स बनाओ कि पूरा पेपर आप 2 या 3 घंटे में तैयार कर लो। ऐसे आपके 15-20 पेज में पूरा पेपर आ जाए, पॉइंट पॉइंट लिख के, कि आपका पूरा पेपर ही उसमें आ जाए। तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये तो हो गया तैयारी का पार्ट। इसके अलावा आपको कई चीजें और डेवलप करनी पड़ेगी जो समय के साथ आएगी। पैसेंस बहुत जरूरी है आरएएस बनने के लिए। पैसेंस, अगर मुझे को कोई 1 गुण 2 गुण बोले ना तो मैं कहूंगा एक तो पैसेंस और एक है आपकी कंटिन्यूटी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वैकेंसी 3-4 कभी कभी 5 साल में जाके पूरी होती है। अगर पैसेंस को लूज कर दिया तो आप क्विट कर जाओगे। तो पैसेंस बहुत जरूरी है कि अभी जैसे वैकेंसी पूरी होगी उसमें 3-4 साल लगेंगे, और उस दौरान आपको लगातार मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। प्रीलिम्स के दौरान, मेंस के दौरान, इंटरव्यू के दौरान। अभी 1 साल से इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना कैलिबर बनाए रखना पड़ेगा। तो और वो इसलिए भी जरूरी है कि बाई चांस आपने तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो वो दूसरे बच्चे क्या है सेकंड अटेम्प्ट भी लेंगे, तो 3 साल वो और 3 साल आगे, और तो 6-7 साल का आपको एक ये माइंड में लेके चलिए कि कम से कम 3 साल तो आपको डिवोट करनी है। और अगर आपने 100% एफर्ट नहीं दिया तो आपको 7-8 साल भी डिवोट करने हैं। जो सिविल सर्विस बनते हैं ना, मैंने देखा है कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, जिनके 90%, 95%, वो बहुत जल्दी क्या है कि पटवारी, रीट, इस तरह के एग्जाम्स को में हो जाते हैं और वो उन तक सीमित रहते हैं। लेकिन जो 60% वाले, 70% वाले बच्चे ना, जो कछुए की चाल की तरह चलते जाते हैं लगातार, वो इस एग्जाम में आगे जाके सक्सेस होते हैं। क्योंकि उनमें एक गुण होता है, वो क्या है लगातार सीखते जाते हैं और कंटिन्यू चलते जाते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, पैसेंस। और दूसरा कंटिन्यूटी, कि लगातार आपको रोजाना 6 से 8 घंटे पढ़ना है। कंटिन्यू नहीं रहोगे तो चीजें क्या होगी, ब्रेक आएगा, उससे आपको क्या है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा चीजों को। क्योंकि आप देखते होंगे, आपका अनुभव रहता होगा कि पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं और पीछे कुछ दिन हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो हिस्ट्री साफ। ऐसा किन किन का अनुभव है? सबका ही अनुभव है कि जो भी सब्जेक्ट अगर महीने भर भी नहीं देखा तो ऐसे लगता है पीछे वाला साफ। तो वो इसलिए कि इस जो पैटर्न है ना, वो डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि आपको सब चीजों को लेके चलना है। अभी मैं आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव बताऊं कि अभी हमें कैंप भी चल रहे हैं तो कैंप भी देखने हैं। इसके अलावा क्या है, मई जून में क्या है, पैमाइश का काम चलता है जमीनों का, तो वो भी साथ साथ चलेगा। इसके अलावा ऑफिस है, ऑफिस तो चल ही रहा है तो वो भी चलना है। इसी बीच कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ गई, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी चलेगा। विपरजॉय तूफान आ गया, उसकी भी आपको सब चीजों की मॉनिटरिंग वो करनी है ही। अभी और कोई गतिविधि आ गई, वो सब चीजें चलेगी। मतलब ये सिलेबस इस तरह से डिजाइन है कि आपको 10 चीजें एक साथ लेके चलनी है, कि आप उनको ज्यादा दिन तक छोड़ो नहीं, बीच बीच में टच करते रहो। वो इसी तरह से डिजाइंड है कि जब आप आरएएस बनोगे ना तो आपको 10-15 चीजें एक साथ करनी होगी।
आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम मैं तो अभी सिर्फ कैंप पे ही ध्यान दूंगा, मैं अभी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पे ही, और उसमें भी आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। होता क्या है कि बहुत सारी 10 चीजें हैं, लेकिन कहीं आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो अब प्रायोरिटी क्या होगी कि वो काम आपकी प्रायोरिटी होगा। ऐसे ही जब पढ़ोगे ना, तो जब प्रीलिम्स के महीना भर रहा है, 15 दिन है, तो अब आपकी प्रायोरिटी प्रीलिम्स है। और जब मेंस पढ़ोगे तो मेंस के टाइम मेंस प्रायोरिटी होगी, और उसमें से भी सेकंड और फोर्थ पेपर प्रायोरिटी होगा, उसमें भी आंसर राइटिंग प्रायोरिटी होगा। तो कई सारी चीजों में आपको प्रायोरिटी बना के रखनी पड़ेगी। तो इसलिए सिलेबस इस तरह से डिजाइन है कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलो और उन सब चीजों को बार बार रिवाइज करते चलो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लीजिए, रिवीजन। जो बच्चे एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे करते हैं कि वो क्या है, पढ़ते जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, सेकंड पढ़ा, उस पूरी बुक को पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला वो रिवाइज नहीं करते। ऐसी प्रॉब्लम किनके साथ है? रिवीजन की प्रॉब्लम। तो इसको अभी से अपने देख सकते हैं। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी आएगी, और मैं तो ये मानता हूं कि जो रिवीजन नहीं करता उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एग्जाम ही इस तरह से डिजाइंड है कि आपको चीजें लिखनी है। ऑब्जेक्टिव में तो चलो आप बिना रिवीजन किए भी काम चल जाएगा, मेंस में आपको जैसे 11वीं 12वीं में लिखते थे वैसी लिखनी है, और वो आएगा कैसे? जब आपने बार बार प्रैक्टिस की होगी। तो रिवीजन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो ये कहता हूं कि आप है ना, जो जैसे सिलेबस का चाहे 60-70 पार्ट ही पूरा कर पाओ, 100% सिलेबस कवर नहीं कर पाओ, सिर्फ आपने 70% भी किया और उसको बहुत अच्छे से कर लिया ना, तो भी आप टॉप 10 में आ जाओगे। गौरव अग्रवाल, आपने नाम सुना होगा, आईएएस टॉप किया था जब 2013 या 14 के आसपास सिविल सर्विस का पैटर्न बदला था। उस टाइम क्या हुआ कि एकदम से ही है ना, पहले क्या होता था कि ये क्वेश्चन आते थे जैसे 20 वर्ड्स के अलग, 50 वर्ड्स के अलग, 100 वर्ड्स के अलग, 200 के अलग, ऐसा आईएएस में पैटर्न था। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि एकदम से ही पेपर में पहले बताया नहीं, और 20 क्वेश्चन बड़े 200-200 शब्दों वाले। उस टाइम गौरव अग्रवाल ने सिर्फ 20 में से 12 या 13 प्रश्न ही किए, 7 प्रश्न छोड़ दिए, और उन 12-13 प्रश्नों को उन्होंने इतने अच्छे से किया कि उसमें उनको मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो स्ट्रेटजी क्या थी कि जितना भी कर रहे हो ना, चाहे आपका 70% किया, लेकिन वो आपको रिवाइज किया हुआ हो, वो रिवीजन हो के उसमें से कुछ आ जाएगा तो ये हो कि भी फोड़ देंगे, ऐसी आपकी मेंटेलिटी हो। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, इस गलती पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो क्या क्या पॉइंट हो गए? पहला पॉइंट क्या था? बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट क्या है? स्मार्ट स्टडी, उसमें भी इंटरव्यू, मेंस और प्री। तीसरा पॉइंट क्या था? क्या था? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये लिखते जाइए, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं लिखा हो, ये गलतियां होंगी क्योंकि मैंने ये गलतियां करके सीखा। आंसर राइटिंग के बाद क्या पॉइंट है? क्या? रिवीजन, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, कुछ चीजें मैंने अभी मेरे को भाटी सर ने बोला था, तो मैंने नोट की थी कि मैं उस दौरान कहीं भूल नहीं जाऊं और आपको सब चीजें बता पाऊं। एक चीज है टेस्ट देना। आप सब लोग रेगुलर टेस्ट देते हो क्या? कौन कौन है जो टेस्ट रेगुलर देते हैं? आधे बच्चे टेस्ट रेगुलर देते हैं। तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक में से एक है। अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो। टेस्ट से आपको पता चलता है कि कहां गलती कर रहे हो। जैसे मान लो प्रीलिम्स का ही टेस्ट हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब चीजें आई, आपने टेस्ट दिया, आपको पता चलेगा यार मेरे हिस्ट्री पॉलिटिकल में तो अच्छे हैं, लेकिन साइंस और करंट में मैं अभी पिछड़ रहा हूं। तो उन चीजों पे भी आपको क्या है, वो टेस्ट देने से पता चलेगा कि मेरी अभी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। तो टेस्ट देना कंपलसरी है। टेस्ट के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कहां पे गलती हो रही है। ऐसे ही मेंस के भी जो टेस्ट हो, वो टेस्ट दोगे ना, तो आपने आंसर लिखा कुछ, तो आंसर लिखा तो आपको पता लगेगा कि उसमें गलती कहां पे हो रही है। क्योंकि मेंस में जो क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी के जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन लड़े, उस दौरान उनका वर्णन कीजिए, सब बता देंगे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जो पहली बार दे रहा होगा ना वो भी बता देगा, और जो उस एग्जाम को टॉप करने जा रहा होगा वो भी बता देगा, सब लोग लिख देंगे। लेकिन किसी को उसमें 1 नंबर मिलेगा और किसी को 8 नंबर मिलेंगे।
वो डिसाइड होगा आपने उस आंसर को कैसे रिप्रेजेंट किया, कैसे उसमें चीजों को अंडरलाइन किया, कैसे उन चीजों को रिप्रेजेंट किया, और कैसे कैसे कीवर्ड का इस्तेमाल किया। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, कीवर्ड्स। ये पूरा एग्जाम है ना, इसमें 4 या 5 हजार या के करीब अराउंड कीवर्ड्स आते हैं। वो आपको क्या है, उस आप जब लिखो ना तो वो कॉपी में आने चाहिए। जैसे वैश्वीकरण एक कीवर्ड है, भूमंडलीकरण कीवर्ड है, उपनिवेशवाद, इस तरह के अच्छे अच्छे शब्द आएंगे ना तो आपको बहुत वो कॉपी क्या है कि जैसे आपको कुछ चीजें कम ही पता है, जैसे आपको कोई आंसर नहीं आ रहा, उसमें आपको 2-3 ही पॉइंट पता है और आपने वो चीजें, आपको अच्छी वर्डिंग आती है तो आप क्या है उसको घुमा दोगे, उसको लगेगा बीच बीच में फैक्ट डाल दिया आपने तो उसको लगेगा आंसर है। और आपके शब्द इतने अच्छे होंगे, शब्दों का चयन, कि उसको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा है। तो जो आपको आंसर आ भी नहीं रहा था ना, जिसमें 1-2 पॉइंट आ रहे थे, उसमें भी आपके 4 या 5 नंबर आ जाएंगे। क्या हुआ कि आपने उसको बहुत अच्छे शब्दों से रिप्रेजेंट कर दिया। तो टेस्ट सभी बच्चे जरूर दें, टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मैंने जो मेरी तरफ से बताना था, जो चीजें थी वो बता दी। अभी आपको क्या है, जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आपको बहुत सारे चैलेंज आ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि क्या चीजें करें, क्योंकि जो सर होते हैं ना उनका एक अलग तरह से बताने का होता है। मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपकी तरह सोच सकता हूं कि क्या क्या चैलेंजेस आते होंगे, तो मोटे मोटे मैंने बताए हैं, फिर भी आप एक एक करके पूछ सकते हैं। और इसमें शर्माइए मत, पता है क्या होता है, जब आप अभी पूछोगे नहीं ना तो क्या होगा कि वो आपकी कमजोरी हमेशा के लिए रह जाएगी और आपका सिलेक्शन होने में दिक्कत आएगी। तो कुछ भी, चाहे अभी आपको लग रहा है यार ये तो मेरा सिली सा क्वेश्चन है, क्या पूछूं, लोग बच्चे मेरे पे हंसेंगे, मेरे साथी हंसेंगे, वो आज हंस लेंगे, लेकिन अगर आज आपने वो कमजोरी को दूर कर लिया ना तो एक दिन आप यहाँ पे खड़े होंगे और इसी तरह मोटिवेट कर रहे होंगे। कुछ भी मन में आ रहा हो बी फ्रैंकली पूछिए, आपके एक दोस्त की तरह। रेगुलरिटी कैसे मेंटेन करें? रेगुलरिटी का जो मैंने पहला पॉइंट बताया ना, बिलीव इन योर सेल्फ और सबकॉन्शियस माइंड, वहां से चीजों को आपको करना पड़ेगा। कि जब चीजों में आप में एक बर्निंग डिजायर है ना, आप में लगन है कि मेरे को आरएस के अलावा कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को ये, आपने वो चीज सबकॉन्शियस में डाल ली, तो रेगुलरिटी अभी तो क्या होगा, आपको बनानी पड़ रही है कि रोजाना 6-7 घंटे पढ़ूं। तो अभी आप घर जाके बैठना एक पेपर पेन लेके और उसमें लिखना कि अगर मैं आरएएस बन गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी। उसमें आप लिखना कि मेरे को लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ऑफिस मिलेगा, सब लोग रेस्पेक्ट देंगे और मैं नई नई चीज़ों एक्सप्लोर करूंगा। 10, 20, 50 चीज़ें जितना लिखना चाहते हो ना वो लिखना कि आरएएस बनने के बाद मेरी लाइफ कैसे होनी जा रही है। दूसरा, एक दूसरे पेज पे लिखना कि अगर मैं आरएएस नहीं बना, जिस एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। ये पॉइंट्स लिख लो, भूल जाओगे, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं कि ये चीजें जब करोगे ना तो आपको अपनी वो पता लग जाएगा कि कहां पे कैसे चीजें करनी है। कि एक पॉइंट ये लिख लो कि अगर मैं आरएएस बन गया तो मेरी लाइफ कैसी होगी। उसके पॉइंट्स लिखना, सब अपने अलग अलग लिखना कि मेरे को क्या क्या फैसिलिटीज मिलने जा रही है। उसमें 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, कितने भी लिखना। दूसरा पॉइंट लिखना कि अगर मैं आरएएस नहीं बना तो मेरी लाइफ क्या होने जा रही है। दूसरे पेज पे कि अगर मैं इस एग्जाम को फाइट नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ क्या होगी। वो आपको सबको पता है। आपको जॉब के लिए तलाश करनी पड़ेगी, आपको काफी सारे स्ट्रगल्स होंगे। अगर कोई आपको दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब की तलाश करनी पड़े। मतलब एक अलग ही लाइफ होगी वो, और बनने के बाद अलग ही लाइफ। ये चीजें जब दोनों पेज पे लिख लोगे ना तब बताओ रेगुलरिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तब रेगुलरिटी आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा टारगेट है और इसके बाद मेरी लाइफ ऐसे होने जा रही है। यहाँ पे मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा गर्ल्स के लिए स्पेशली, उनके लिए है ना बहुत ही, मैं तो ये मानता हूं हर लड़की के लिए ना अपने पैरों पे खड़ा होना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना मस्ट है। क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ना आपकी फ्रीडम से जुड़ी हुई है। अगर आप लाइफ में आप कुछ ऐसा जॉब नहीं कर रहे हो, कुछ पैसे नहीं कमा रहे हो ना, तो उसके बाद आपकी शादी होगी, आप अगले घर जाओगे तो आपको पैसे के लिए
अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा कि मांगना पड़ेगा कि मेरे को इस काम के लिए पैसे जाएंगे। और जब पूछोगे ना तो सबसे पहला सवाल होगा क्यों, वाई, क्यों चाहिए। ये वाई वहां पे लगेगा, तब आपको एक एक चीज बतानी पड़ेगी कि मेरे को ये ड्रेस खरीदनी है, इसके लिए चाहिए। मतलब होल लाइफ आप डिपेंडेंट हो, और आपको पैसे जब भी चाहिए होंगे तो वो वहां पे एक लगा होगा क्यों, आपको एक रीजन बताना पड़ेगा। और जब आप इंडिपेंडेंट हो इकोनॉमिकली, आप जरूरी कैसे भी हो, चाहे आरएएस की जॉब में हो, चाहे आप अपना व्यवसाय कर रहे हो, तो आपके पास खुद के जब 50,000 रुपए, लाख 2 लाख आएंगे ना, तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। आप अपनी पसंद की ड्रेसें खरीद सकते हो, आप अपने पसंद की जगह पे घूमने जा सकते हो, आप चैरिटी कर सकते हो, आप पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, अराउंड द वर्ल्ड घूम सकते हो। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही जरूरी है वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, चाहे वो जॉब के थ्रू बने, चाहे वो कोई प्राइवेट अपना एंटरप्रेन्योरशिप करे, कुछ भी करे। ये बात आज आप अपने माइंड में बिठा लीजिए और उसमें लिख लीजिए जो पेज पे कि अगर हम जॉब नहीं लगे या इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं बने तो हमें पूरी लाइफ एक डिपेंडेंट बन के रहना होगा। और उसमें आपकी सिर्फ एक 4 दीवारी तक सीमित रहने जा रहे हो। फिर जब घर से बाहर निकलोगे ना तो भी पूछना पड़ेगा कि बाहर ये चीज जाना है, तो वो कहेंगे क्यों जाना है। मतलब ये रियलिटी है अपनी सोसाइटी की। और आप अपने घर में आसपास में ये चीजों को देखना कि जो डिपेंडेंट है उनकी लाइफ क्या है और जो इंडिपेंडेंट वीमेन है उनकी लाइफ क्या है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बने, और ये आपकी फ्रीडम से एसोसिएटेड है। और फ्रीडम का आप वैल्यू जानते ही हो कि फ्रीडम की वैल्यू क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कोई पूछना चाहे, चाहे लिख के भी दे सकते हैं जिनको बोलने में दिक्कत आ रही है। और यहाँ जितेंद्र या कोई हो अगर, क्योंकि भाटी सर अगर आना चाहिए या नेक्स्ट क्लास हो तो वो उस हिसाब से शेड्यूल कर लें, कोई बच्चा जाके पूछ ले, क्योंकि मेरे को जो टाइम दिया गया था वो ओवर हो चुका है। लेकिन अगर आप लोग कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रख सकते हैं। तो एक बार कोई भाटी सर या नीचे सर को जाके बता दीजिए, आलोचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। अभी आपका क्या शुभ नाम है? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट अपने पास। इसका मैं आपको है ना आंसर राइटिंग का अलग से कभी बताऊंगा। मैं अभी यहाँ लगातार आता रहूंगा। आलोचना कीजिए, व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, तुलनात्मक, उनके आंसर राइटिंग पे स्पेशली क्लास ले लूंगा तो डिटेल में। अभी आपको तैयारी के दौरान जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है ना, कुछ जनरल, जैसे कि मेरे का ये मॉर्निंग रूटीन मेरा फॉलो नहीं हो रहा, मैं अपना रूटीन कैसे बनाऊं, या मैं जब पढ़ता हूं तो बहुत आलस आता है, इस तरह की जो चीजें है ना, आलस, हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ। तो उसमें आपको प्रायोरिटी सिलेक्ट नहीं करनी। इनका क्वेश्चन ये है कि एसआई के एग्जाम में है ना 7-8 सब्जेक्ट हैं और हर बार कोई एक सब्जेक्ट से आता है, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्योंकि हो सकता है आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और उस साल 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अभी ये जो मेरे दोस्त हैं इन्होंने पूछा आलस को कैसे दूर करें। आलस क्या है कि आपकी प्रॉपर नींद से जुड़ा हुआ है। होता क्या है आजकल अपनी सबकी एक हैबिट है मोबाइल एडिक्शन की। अपने क्या होता है कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मोबाइल देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, वेब सीरीज देख रहे होते हैं। और जब 2 बजे सोओगे और 8 बजे उठोगे तो नींद ही पूरी नहीं होगी। तो सबसे पहली है कि आप पूरी नींद लीजिए। दूसरा ये है कि एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो कीजिए। मॉर्निंग रूटीन में क्या है, चाहे आप आधा घंटा ही कीजिए, एक्सरसाइज और प्राणायाम, ये आपको क्या है फिट रखेगा। प्राणायाम करने से क्या है कि ऑक्सीजन इनटेक बढ़ता है, आप क्या है कि पूरे दिन एनर्जाइज्ड रहते हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि आप ब्रेन को है ना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए एक्टिव रहने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है प्राणायाम, एक्सरसाइज करना। तो तब आप क्या है फिट रहोगे। सुबह सुबह आधे घंटे कर लिया ना तो आप क्या है पूरे दिन चार्ज रहोगे। और बहुत सिंपल सिंपल है। होता क्या है कि आपको लग रहा है बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बहुत इजी मेथड बताता हूं। डांस करना किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। आपके पसंदीदा गाने पे है ना
आधा घंटा 15-20 मिनट डांस, 15 मिनट डांस कर लीजिए, तो आपकी क्या है, पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाएगा और आपको इंजॉय भी आएगा उसको करने में, क्योंकि डांस करोगे आपकी पूरी बॉडी के मूवमेंट्स होंगे और आपकी सांसें भी तेज चलेगी, तो आप क्या ऑक्सीजन भी लेंगे। तो 15 मिनट आप डांस कीजिए, उसके बाद रिलैक्स हो जाइए और 10 मिनट प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैं अभी 2 प्राणायाम के बारे में बताता हूं। अनुलोम विलोम प्राणायाम सब लोग जानते हैं। ये प्राणायाम आपके लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करता है। तो जब दोनों ब्रेन एक्टिव होंगे ना, तो आपकी जो गति है वो बहुत बढ़ जाएगी। एक प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति सबके लिए मस्ट है, गर्ल्स के लिए स्पेशली मस्ट है। कपालभाति वो पेट को अंदर लेना, सांस बाहर फेंकना, वो सब जानते ही होंगे। कपालभाति प्राणायाम अपने नाभि चक्र को एक्टिवेट करता है। यहां बैठे हुए हैं उनमें से कितनों को लगता है कि उनको जब भी एग्जाम देने जाते हैं डर लग रहा होता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा, पता नहीं कैसा पेपर आएगा, काफी लोगों को डर लगता है ना। उसका बेसिक रीजन है कि आपका जो नाभि चक्र है ना, वो आपका एक्टिवेट नहीं है, बैलेंस नहीं है। क्योंकि जिनका वो चक्र एक्टिव नहीं होगा ना, उनको फियर लगेगा, हर चीज में उनको फियर लगेगा, वो कोई भी रिस्क नहीं ले पाएंगे। एग्जाम होगा ना, उनको जब 10वीं का एग्जाम होगा ना तो भी डर लगेगा, 11वीं में एग्जाम देने जाएंगे ना, सिंपल हिंदी का भी एग्जाम, तो भी उनको डर लगेगा। कुछ लोगों को बुखार आने लगता है, दस्त लग जाते हैं और घबराहट होने लग जाती है, एग्जाम सेंटर में घबराहट होने लग जाती है। तो मैं जो चीजें बता रहा हूं उनको आप प्रयोग कीजिए, जैसे ये डांस वाला प्रयोग करके देखिए, अनुलोम विलोम का कीजिए और कपालभाति का कीजिए। आप 1 महीने तक कपालभाति कीजिए, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, आपको क्या है डर लगना बंद हो जाएगा। क्योंकि आपका है ना ये सेंटर जो नाभि है वो ये है फियरलेसनेस का केंद्र है, अभय का केंद्र है। आपको फिर एग्जाम से डर नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जो मैं चीजें बता रहा हूं उनको इंप्लीमेंट कीजिए। अगर वो सर आना चाह रहे हैं तो फिर बुला लीजिए, फिर अपने ओवर कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। मतलब रिवीजन कैसे करें सब, अभी क्वेश्चन है कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। आज जो आपने पढ़ा, जो आज चीजें सारी पढ़ी ना, उसको क्या है नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 1 घंटे के अंदर अंदर सारा देख लीजिए। मोटा मोटा है ना, जब भी आप पढ़ो ना कोई बुक, उसमें अंडरलाइन करने की आदत डालो। और अंडरलाइन का आपको कैसे पता चलेगा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपका सिलेबस है ना वो आपको याद होना चाहिए, या आपके जो स्टडी टेबल है वहां पे पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। तो आप क्या जब हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के सिलेबस में ये चीजें हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या है, पुराने क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ने हैं, ये लिख लीजिए, मैं पहले बताया नहीं। पुराने क्वेश्चन पेपरों को पढ़ना मस्ट है, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं मेंस के हैं। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का वो पता चलेगा कि क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या है। अगर आप देखोगे ना 2012 में अलग ट्रेंड था, सीधे क्वेश्चन आते थे 1 लाइनर के। अभी धीरे धीरे जो एग्जाम का ट्रेंड है वो यूपीएससी टाइप हो रहा है। अभी क्या है 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से भी होता है कि 2 और 3 सही, 1 2 3 सही। तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है और मेंस में भी चीजें यूपीएससी एग्जाम की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो आपको क्या है पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं, और जब आप फिर पढ़ने बैठोगे ना चीजों को, तब आपको पता लगेगा कि मेरे को इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो पढ़ते टाइम आप क्या है अंडरलाइन कीजिए चीजों को और नेक्स्ट डे उनको रिवाइज कर लीजिए। और ये तो हो गया नेक्स्ट डे। फिर संडे को क्लास होती है, ठीक है, आप एक वीक में एक डे डिसाइड कर लीजिए या 10 दिन। तो वो जो आप 7 दिनों में या 10 दिन में पढ़ा ना, उसको पूरा रिवाइज कीजिए, क्योंकि फिर नहीं तो वो भूल जाओगे। और फिर 1 महीने में जो जो चीजें पढ़ी उनको रिवाइज कीजिए। तो एक तो नेक्स्ट डे कीजिए और 7 या 10 दिन पे कीजिए और फिर 1 महीने के बाद कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और अभी क्लास का हो गया। चलो अभी क्या, अभी है ना सर का वो मेरे को जो टाइम दिया हुआ था वो ओवर हो रखा है। आपकी क्लास शेड्यूल्ड है, वो सर का टाइम बहुत कीमती है। मैं यहीं आने वाला हूं बहुत जल्द और अपने घंटे 2-2 घंटे की लंबी क्लासेज लेंगे।
और एक एक चीज को करेंगे। तो थैंक यू सर, भाटी सर का थैंक यू सर का, उन्होंने क्लास में